एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm के इक्वल हो जाए। तो देखिए हमने यहाँ पर ये एक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लिमिट यहाँ बना दिया। इस तरफ वेपर प्रेशर है और इस तरफ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। अब पहले हमने लिया प्योर सॉल्वेंट। अभी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सर्टेन टेम्परेचर पर अभी इतना था, और अब इस सॉल्वेंट वाटर का टेम्परेचर हमने बढ़ाना शुरू किया। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वेपर प्रेशर इंक्रीज होता गया। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। तो ये इस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बन गया, जिसको हमने लिखा TB। ये TB बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब हमने उसी सॉल्वेंट में कुछ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया और अब ये बन गया सॉल्यूशन। अब उसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उस टेम्परेचर पर प्योर सॉल्वेंट से कम था। क्यों भाई, क्यों कम था? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्यों कम हो जाता है? सरफेस एरिया तो उतना ही रहता है, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर एरिया कम हो गए। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम था। अब आपने उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया तो वेपर प्रेशर भी उसी के प्रोपोर्शनल बढ़ना शुरू हुआ। ये सॉल्यूशन के लिए, और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अब हम देख रहे हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो गया, जिसको मैंने लिखा TB डैश। TB डैश इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और वैल्यू देखने पे पता चल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा, मतलब टेम्परेचर हायर है। बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का सॉल्वेंट के कंपैरिजन में ज्यादा है, और इन दोनों में जितना डिफरेंस आया, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको मैंने लिख दिया डेल्टा TB, जिसको हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो गया, और जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है, दिस डेल्टा TB is directly proportional to molality of the solution. डेल्टा TB मतलब elevation in boiling point उस solution की molality के directly proportional। हमने equality में convert किया, लिखा डेल्टा TB equals to KB into M। ये डेल्टा TB KB into M का ये elevation in boiling point का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर KB क्या है? तो हम कहते हैं कि अगर सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 मोलर ले ली जाए, तो 1 मोलर सॉल्यूशन का जितना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा वो KB, क्योंकि M की वैल्यू हमने 1 रख दिया, तो ये डेल्टा TB किसके इक्वल हो गया? KB के। तो 1 मोलर सॉल्यूशन में जितना एलिवेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट का, वो उसका KB कहलाता है, और KB को हम कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। KB को हम यहाँ पर
मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं, और बहुत सी बार आप इसको एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। Kb is also called एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब डेल्टा टीबी केबी इक्वल्स टू एम, यहाँ पर मोलिलिटी के फॉर्मूले की वैल्यू अगर यहाँ रख दी जाए तो हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी और एम मोलिलिटी को लिख रहे हैं डब्ल्यू बी ओवर एम बी 1000 ओवर डब्ल्यू ए। तो अब ये फॉर्मूला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की कैलकुलेशन करने के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर केबी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, डब्ल्यू बी क्या है भाई, यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि बी सॉल्यूट के लिए लिख रहे हैं। एम बी क्या है यहाँ पर, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और वेट ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू ए। देखिए हमने जैसे पहले भी कहा था कि इन चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के पीछे एक पर्पस है कि जो सॉल्यूट हमने लिया वो अननोन सॉल्यूट है और हम उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना चाहते हैं। अननोन सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट करने के लिए हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं। मतलब मुझे यहाँ पर इस MB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो MB फाइंड आउट करने के लिए मैंने फॉर्मूले को रीअरेंज करके क्या कह रहा बेटा, नहीं समझा नहीं मैं आपकी बात। यहाँ पर हमने MB अननोन सॉल्यूट के मोलर मास को रीअरेंज करके ऐसे लिख दिया। MB फाइंड आउट करना है तो ये हो गया KB WB 1000 डेल्टा TB एंड WA। तो अब आपके पास ये वो दोनों फॉर्मूले हैं जो डायरेक्टली हम लोग यूज करते हैं। अननोन सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड आउट करना है या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर कभी कभी एक ये फॉर्मूला भी यूज किया जा सकता है। अच्छा ये बताओ, ये जो KB लिखा हुआ वो KB किसकी प्रॉपर्टी होती है? जैसे क्वेश्चन में पूछा जाए KB इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि देखो अभी हमने कहा कि अगर M की वैल्यू 1 मोलर ली जाए तो ये 1 मोलर सॉल्यूशन में हमने ये तो नहीं कहा कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट कौन सा था, सॉल्यूट कौन सा था उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, हमें 1 मोलर सॉल्यूशन है, 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। तो दिस KB इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है। और हर एक सॉल्वेंट के लिए KB की एक फिक्स वैल्यू होती है। हर एक सॉल्वेंट के लिए KB की एक फिक्स वैल्यू होती है और वो क्वेश्चन में जनरली दी जाती है अगर सॉल्वेंट वाटर से अलग है, और अगर वाटर है तो कितनी होती है, नॉर्मली इसकी होती है 0.52 ऐसे दी जाती है। लेकिन कभी कभी हो सकता है मन कर जाए क्वेश्चन बनाते वक्त
यार ये तो पता ही होगा, रहने दो केबी की वैल्यू। तो केबी की वैल्यू होती है 0.52 और केएफ की वैल्यू होती है 1.86। तो वाटर के लिए याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो जनरली क्वेश्चन पे दिया जाना चाहिए। अब कभी कभी केबी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा केबी इक्वल्स टू आर टीबी स्क्वायर एम 1000 into enthalpy of vaporization, that is delta HV। ये फॉर्मूला केबी की कैलकुलेशन के लिए, जहां पर टीबी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, एम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट है तो आप इसको एम ए भी लिख सकते हो। और डेल्टा एच वी एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन या हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो कभी कभी आपको एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट देकर के केबी की वैल्यू को कैलकुलेशन करवाया जा सकता है, अदरवाइज जनरली हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। अब इस फॉर्मूले को यूज करते हुए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पेज नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 44। पेज 122, क्वेश्चन 44। 122, 44। चलो तो मैं तब तक ऑफलाइन की अटेंडेंस ले लेता हूँ, आपको 2 मिनट के लिए म्यूट करता हूँ।
हाँ भाई, क्या कहते हैं, क्या कैलकुलेशन, क्या आंसर? 100। अरे वाह, पूरा 100 आ गया। तो देखो यहाँ पर आपको 0.15 सोल्यूट का वेट दे दिया, 15 ग्राम सॉल्वेंट का मास दे दिया, डेल्टा टीबी 0.216 आपको गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस पूछा है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट सॉल्वेंट के लिए 2.16। चलो ये डायरेक्ट वैल्यू था, कैलकुलेशन किया। अब एक अच्छा क्वेश्चन है, पेज 119, क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 8। पेज 119, क्वेश्चन नंबर 8। हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर प्रेशर सोल्यूशन का 6.5 ग्राम सोल्यूट 100 ग्राम वाटर में है, तो उसका है 732 केबी की वैल्यू गिवन है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन कितना होगा? कैसे किया वो समझा दो, ऑप्शन तो देख लेंगे। कैसे प्रोसीड किया, क्या किया? इसमें पहले जो हमें वेपर प्रेशर दिया हुआ है, पहले हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाले फॉर्मूले से 760 atm तो हम प्योर सॉल्वेंट का लेंगे। उसके बाद हम 760 mm सॉरी, उसके बाद हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाले फॉर्मूले से मोलर मास निकालेंगे सोल्यूट का, फिर मोलैलिटी निकाल के वहां से वो निकाल लेंगे बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा केबी वाले फॉर्मूले से। अच्छा, इसका मतलब देखो, मेरे पास हमें पहले फॉर्मूला यूज करना है PA0 माइनस PS ओवर PA0 WB MB MA WA। अब देखो यहाँ पर आपके पास PA0 हमें पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता, तो ये तो 760 हो गया। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर मुझे गिवन है 732, तो मैंने यहाँ पर ये ले लिया 732, ये 760। अब देखो WB कितना दिया हमें, 6.5 ग्राम सोल्यूट, तो ये हो गया 6.5 ग्राम। MB फाइंड आउट करना है, MA मास ऑफ, तो यहाँ पर मोलर मास 18 है और 100 ग्राम वाटर लिखा हुआ, तो यहाँ पर ये 100 हो गया। इसको सॉल्व करके पहले आपने MB निकाल लिया, ठीक है। अब MB निकालने के बाद आपको चाहिए था डेल्टा TB, तो आपने लिखा KB WB 1000 MB WA। अब देखो बाकी सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है। KB आपको गिवन था 0.52, WB 6.5 ग्राम है,
ये 1000, ये 100, ये MB जो आपने वहां से कैलकुलेट करके रखा वो यहाँ पे रख दिया और उसको सॉल्व करके डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है। तो हमें पूछा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर कितना होगा, तो 100 में जितना भी पार्ट वो आ रहा था तो डेल्टा टीबी डैश, मतलब हमें सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछा है ना, तो वीडियो हो जाएगा 100 में अगर डेल्टा टीबी को ऐड कर दो तो ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। अब जरा बताओ कितना आया इसको सॉल्व करने पर। MB कितना आ रहा है? ठीक है, देख लेंगे। एक काम करते हैं, अभी वो लौंडे का है भाई, बाकी सब नहीं, किसी ने सीवी नहीं किया है, किसी ने सीवी नहीं किया भाई, क्या सीरियसली लेता ही नहीं चीजों को। कोई सीरियसली क्या कहते हैं भाई, कितनी वैल्यू आई? मैंने कहा 6 बजे बोला होगा मैंने कि 9 बजे आ जाना। किसी ने नहीं देखा भाई, किसी ने नहीं देखा। भाई ये बहुत मुश्किल रेस है। सर 31.7। MB 31.7 है। चलो मान लेते हैं आपने जो कहा। और अब ऐसा करने पर डेल्टा टीबी कितना आ रहा है? I don't get it. रुक जाओ। अरे भाई क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा। 22 किलो तो टीपीपी लगेगा क्या? देख तो लूं भाई। सर 1.06। 1.06 तो हमने 100 में 1.06 ऐड कर दिया तो ये 101.06 हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें करेक्ट हो गया। कैसे प्रोसीड किया समझ में आया आप लोगों को? इसके ऊपर से जाना ओके। उसके अंदर से नहीं। अब देखिए थर्ड पार्ट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट वाला जो कंसेप्ट है, इसमें हमने एक तरफ वेपर प्रेशर और इस तरफ टेम्परेचर। इस बार क्या कर रहे हैं हम, सॉल्वेंट का टेम्परेचर जो है वो डाउन कर रहे हैं। प्योर सॉल्वेंट लिया और उसका टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं। इस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में आ गया। क्या मैं स्टार्टिंग ही गलत कर रहा हूँ क्या? सॉलिड लिक्विड कंडीशन जिस समय पर इक्विलिब्रियम में आ जाए वो टेम्परेचर उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। तो अभी ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है। अब आपने उसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया तो सेम टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम था। अब सॉल्यूशन का जब टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं तो इस टेम्परेचर पर हम देखते हैं कि उसका सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में आया।
तो ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया सॉल्यूशन का TF डैश। हो गया तो सॉल्वेंट के लिए ठीक है और सॉल्यूशन के लिए। मैं पूरी करके रहूंगा। अब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट से कम दिख रहा है, इसलिए हमने कहा डेल्टा TF डिप्रेशन हो रहा है। इन दोनों में डिफरेंस आ गया डेल्टा TF, जिसको हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये सॉल्यूशन के लिए हुआ। जैसे हमने भाई शुरू से क्यों करवाते हो? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में कहा था, वैसे ही यहाँ पर क्यों करवाते हो भाई? बिल्कुल ही अब हम कहते हैं कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, वैसे ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ओ शिट, होल्ड करके रखना। हम लिखते हैं डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। बेटर हैंडलिंग हो रही है क्या? ये देखो अगर M 1 मोलर सॉल्यूशन ले लिया जाए तो डेल्टा TF उस KF के इक्वल होगा। तो हमने कहा KF जो है वो कहलाता है मोलर इसको हमने मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या मोलर फ्रीजिंग कांस्टेंट कह दिया। जैसे उसको कहा था इब्लियोस्कोपिक, वैसे इसको कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। अब हमने यहाँ पर मोलैलिटी की वैल्यू रख दी, तो ये फॉर्मूला बन गया डेल्टा TF इक्वल्स टू KF WB 1000 MB WA। सिमिलर फॉर्मूला जैसा डेल्टा TB के लिए लिखा था, वैसा ही डेल्टा TF के लिए हो गया। और इसमें भी अगर मुझे अननोन सॉल्यूट का मोलर मास MB फाइंड आउट करना है, ओ बैंड समझ गया। तो हमारे पास हो गया KF WB 1000 डेल्टा TF WA। ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न है बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों के लिए, केवल B की जगह F कर दिया, बॉइलिंग की जगह फ्रीजिंग कर दिया। और सिमिलर पैटर्न पर हम लिखते हैं कि अगर मुझे KF चाहिए तो ये होता है R पूरी कोशिश TF स्क्वायर M 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग। अरे भाई यहाँ पर TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, भाई MA तट्टे रैंक के नीचे से थोड़ी सी जगह है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अच्छा नीचे से और डेल्टा HF एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग। देख लेते तट्टे। ये जगह है। अबे चूतिया हो क्या? कौन है तेरे को भाई? तो जैसा बॉइलिंग के लिए कॉम्बिनेशन था, वैसा ही फ्रीजिंग के लिए भी कॉम्बिनेशन बन गया, ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न पर। होगा भाई होगा। अब दोनों सिमिलर है, इस चीज को मैं ग्राफिकल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि एक ही ग्राफ में अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ये करूं कि मैंने यहाँ पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लिमिट लगा दिया,
इसका काम है छोटी करने और इसको ग्राफ को अगर मैं आगे एक्सटेंड कर दूं तो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। इसको आगे एक्सटेंड कर दिया तो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो गया, और इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस डेल्टा टी बी कहलाएगा। भाई तो आप एक ही ग्राफ के अंदर दोनों को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलर पैटर्न पर ये फॉर्मूला इसका चलेगा, और एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें पूछ लेते हैं यूज करते हुए। तो आप आ जाइए पेज नंबर 121, क्वेश्चन 29। पेज नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 29। क्या हो गया? गेम ये लग गई भाई। 1.86 लिखा हुआ है उसमें। जीटी नहीं मना कर दिया। सर्कल कंप्लीट एंड रीच चेक पॉइंट। सर्कल कंप्लीट हो तो सही फिर हो तो सही कंप्लीट। सर्कल ही कंप्लीट नहीं हो रहे हैं यार। पेड़ के पास नीचे रह शूटे रॉन्ग वे चला रहा है ऊपर की तरफ जाना है शुरू में। नहीं यार शुरू में नहीं जाना है ऊपर की तरफ। ओए आ गया तू? वीडियो बोली तूने? कहाँ है? गया? भाई यहाँ लोग आते जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता पानी कहाँ है? पानी भाई फायर हो गया बरदान और आपसे लव यू भाई डेली फ्रॉम स्टॉक मार्केट सर्च। हाँ भाई मुझे बहुत कमाने पैसे, स्टॉक मार्केट में लगा दूंगा सारे पैसे। बता राजी बता और कौन से ऑफर है तेरे पास? बता भाई आज पूरा चिट्ठा खोलते हैं, पूरी गेम खोलते हैं, पूरी गेम खोलते हैं। बता दे कैसे डेली कैसे कमाए पैसे डेली? बता दे आज सबको बता दे कैसे करता है तू। ये दूसरी वाली क्या भाई क्या कहते हैं? द सॉल्यूशन ऑफ यूरिया जिसका मोलर मास 60 है बॉइल्स होता है 100.18 केबी केएफ की वैल्यू दे रखी है। तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, कितने टेम्परेचर पर फ्रीज आउट होगा? देखो कंसेप्ट सीधा सा है। ये देखते ना ये नहीं खेली। मैंने लिखा डेल्टा टी एफ, नहीं पहले डेल्टा टी बी के बी इंटू एम, डेल्टा टी एफ के एफ इंटू एम। अब देखो डेल्टा टीवी की वैल्यू मुझे गिवन है क्योंकि बॉइलिंग 100.18 पे हो रही है तो डेल्टा हो जाएगा 0.18। केबी की वैल्यू गिवन है, इससे आप एम निकालो। उस एम की वैल्यू को यहाँ रख दो, सेम रहेगा। केएफ गिवन है, आपको यहाँ पर डेल्टा टीएफ कितना वो कैलकुलेट करना है। तो पहले एम की वैल्यू निकाली, एम की वैल्यू को वहां रखा और उससे डेल्टा टीएफ निकाला, और जितना डेल्टा टीएफ आ रहा उसके आगे नेगेटिव साइन लगा दो क्योंकि जीरो से सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसकी वैल्यू तो उतनी रहेगी। जितना डेल्टा टीएफ होता है उसके आगे नेगेटिव साइन लगा दो तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन बन जाता है। तो ऐसा करने पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ये पॉइंट आया समझ में सबके?
आंसर आया आज पहले तो जीटे देख लेते, मूड मार लेते जीटे में रेसेस में, फिर देखते क्या करना, मेरे को भी नहीं पता क्या आजा 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 चलिए 4th पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले हम देखते हैं कि भी ऑस्मोसिस क्या होता है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है उसको समझने के लिए ओ भाई मैंने कुछ एक ऐसा सिस्टम लिया, बीच में ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। क्या मीनिंग होता है भाई इसका? कि एक ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें पोर साइज केवल सोल्यूट के पार्टिकल उस मेम्ब्रेन से पास हो सकें, नहीं सॉल्वेंट, केवल सॉल्वेंट वहां से मूव कर सकता है, सोल्यूट नहीं कर पाएगा। मतलब सोल्यूट के पार्टिकल का साइज बड़ा, पोर का साइज छोटा है, तो ये केवल सॉल्वेंट पार्टिकल के मूवमेंट को अलाउ करता है, सोल्यूट के पार्टिकल को मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है। अब एक तरफ मैंने डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया हुआ है, मतलब इसमें वाटर ज्यादा है, पानी ज्यादा है, और एक तरफ मैंने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया हुआ है। भाई ये ऐसे घिसट के जाएगी क्या मौका नहीं मिलेगा? मतलब यहाँ पर वाटर कम है, तो सॉल्वेंट अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट के पार्टिकल का नेट फ्लो हो जाए। तो देखो सॉल्वेंट ज्यादा किधर है? डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ। तो नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं ऑस्मोसिस। अब इस नेट फ्लो का मतलब भी समझ लेना। ये क्या बात हुई भाई? हम ये नहीं कहते हैं कि सॉल्यूशन केवल डाइल्यूट से, वाटर केवल डाइल्यूट से कंसंट्रेट की तरफ जा रहा है। वाटर का मूवमेंट दोनों तरफ हो रहा है, सेकंड आ गया अपने आप ही, कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट की तरफ भी जा रहा है, लेकिन जो कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट की तरफ जा रहा है उसका फ्लो कम है, रेट कम है। इस तरफ जाने का रेट कम है और उधर से आने का रेट ज्यादा, तो नेट फ्लो किस तरफ हो जाएगा? तो मैंने यहाँ पर नेट फ्लो लिखा है। फ्लो दोनों तरफ होता है, नेट फ्लो होता है डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ। अब इस प्रोसेस को तो मैंने कह दिया ऑस्मोसिस। अब जिस डायरेक्शन में नेट फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो देखो नेट फ्लो डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ था। अब मैंने उसके अपोजिट डायरेक्शन में इतना मिनिमम प्रेशर लगाया कि नेट फ्लो जस्ट स्टॉप हो जाए। जिधर नेट फ्लो हो रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन से इतना मिनिमम प्रेशर लगाया कि वो नेट फ्लो जस्ट स्टॉप हो जाए। अच्छे तरीके से उस प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑब्वियसली जितना फ्लो हो रहा है उतना ही तो अपोजिट प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो जितना फ्लो है उतना ही अपोजिट प्रेशर है, इसी को हम कह रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या हुआ? तो नेट फ्लो जस्ट स्टॉप हो जाए उतना मिनिमम प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन में लगाएं, उस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए
भाई हम आज लिखते जो हैं लेट हुआ उनका स्वागत गालियों से कर 5 इज इक्वल टू एन आर अभी टी। जैसे P इज इक्वल टू एनआरटी का फॉर्मूला वैसे 5 इज इक्वल टू एन आर टी। आते ही तो नहीं है अभी डैडी भाई को मैसेज यहाँ पे पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है। अब देखो एन होता है नंबर ऑफ मोल्स, V को नीचे ले लिया तो इस तरफ रह गया पाई नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम कहते हैं कंसंट्रेशन। तो आप लिख देते हैं पाई इक्वल टू CRT। लिख दिया बहुत फ्रीक्वेंटली ये फॉर्मूला यूज करते हैं पाई इक्वल टू CRT वेयर C इज द नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो डैडी इज वेरी प्राउड कि वो हमेशा टाइम पे आता है। अगर थोड़ा सा और एक्सटेंड करके लिखें हिसाब है नहीं तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि भाई पाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स किसान मतलब WB ओवर MB किसान प्रोटेस्ट थैंक यू भाई RT ओवर V। तो ये जो फॉर्मूला है WB ओवर MB मतलब नंबर ऑफ मोल्स RT ओवर V, ये हम ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों फॉर्मूले को आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। यहाँ तक का पोर्शन समझ में आया आप लोगों को? वेरी गुड। भाई इसका अब देखो टर्मिनेटर मैंने यहाँ पर एक केस डिस्कस कर रहा हूँ। ऑनलाइन एक ये 3 बाउल हाँ जिसमें सॉल्यूशन भरे हुए हैं। कहाँ गई कंटेनर A है, B है, C है। अरे भाई है ही ना तीनों में सॉल्यूशन भरा हुआ है वेरी गुड हाउ आर यू और इन तीनों कंटेनर्स में कुछ RBCs हमने डाल दी ऊपर से। प्ले फ्री फायर प्लीज आरसी कुछ अमाउंट में RBCs तीनों सॉल्यूशन में रखा। फायर भी खेलेंगे डोंट वरी कहाँ है भाई कुछ देर बाद ऑब्जर्व करते हैं अबे तो कि फर्स्ट वाले सॉल्यूशन में RBC के शेप में कोई चेंज नहीं हुआ। नीचे चलो दूसरे वाले में वो एक्सपेंड हो गया, बड़ा हो गया, साइज बढ़ गया, कुछ बस्ट हो गया। बढ़ा देंगे फिर चुरा लेंगे और तीसरे वाले में वो RBC श्रिंक हो गई। तो अब यहाँ पर केस 1 मैं फर्स्ट वाले सॉल्यूशन को किस नेचर का सॉल्यूशन कहूँगा? आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन इसलिए कहा क्योंकि जितना उसमें इनफ्लो हो रहा है, जितना वाटर अंदर जा रहा है उतना ही आउटफ्लो भी हो रहा है। रुकिए इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों सेम रेट से हो रहा है तो उसकी शेप में कोई चेंज नहीं हुई क्योंकि उस सेल के अंदर RBC के अंदर का जो सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर और बाहर जो सॉल्यूशन है दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, इसलिए कह दिया आइसोटोनिक। सेकेंड वाले केस को हम क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक। टॉनिक। हाइपोटोनिक इसलिए कहा क्योंकि इसमें ये वाली में मजा तो नहीं आ जो रहा इनफ्लो हो रहा है वो ज्यादा है, इनसाइड मूवमेंट ज्यादा है और जो आउटसाइड मूवमेंट है वो कम। इसके आगे गाड़ी इनसाइड मूवमेंट ज्यादा हो रहा है, आउटसाइड मूवमेंट कम हो रहा है तो वो स्वेलअप हो गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आ रही है इसमें फील आ रही है और थर्ड वाले सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक। आपको लूज करना है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या हुआ दिक्कत मुझे ये है कि इसमें जो आउटफ्लो हो रहा है वो आउटफ्लो ज्यादा था कोई नहीं ऐसा तो होना ही है और जो इनफ्लो था वो कम था। ठीक हो जाएगा ले भाग दे पुलिस आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो कम है, वो श्रिंक हो गया। कैसे होती है अब ले हो गया RBCs को हम कहते ये हैं बहुत तेज चल रही है गाड़ी कि सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है जिसको सलाइन सॉल्यूशन कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है?
आप भी सलमान स्कूल ऑफ ड्राइविंग में सलाइन सोल्यूशन वहाँ के हम A1 स्टूडेंट थे। 0.9 यस, उसी स्कूल में मुझे मेरा ड्राइवर मिला था। मोलर इट्स लाइक हीरोज इन कंसंट्रेशन का सोडियम क्लोराइड ड्राइवर, हमारे ड्राइवर सोल्यूशन। ये सोल्यूशन हमारी बात ब्लड के साथ मतलब आरबीसी के साथ आइसोटोनिक हो गया, और इसी को हम कहते हैं, जो हम सलाइन सोल्यूशन चढ़ाते हैं वो क्या होता है, इसका सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन जो ब्लड के साथ ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। अच्छा, अगर हम कहते हैं आइसोटोनिक है, मैंने लिखा आइसोटोनिक, इसका मतलब दोनों सॉल्यूशन का पाई 1 और पाई 2 क्या हो गया, सेम। अगर पाई 1 पाई 2 सेम हो गया तो देखो पाई को मैं क्या लिख रहा हूं, WB RT over MB into V। टेम्परेचर सेम रखें तो मैं लिख सकता हूं दोनों की कंसंट्रेशन C1 C2 सेम हो गई, या लिख सकता हूं WB over MB into V, WB dash over MB dash into V। यहाँ पर वेट ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट और V उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। अगर दोनों तरफ सेम वॉल्यूम का सॉल्यूशन है, V1 V2 सेम है, अगर V1 V2 सेम हो गया तो उस कंडीशन में आप इस पार्ट को इग्नोर कर दें, तो इसको सिंप्लीफाइड हम कहते हैं कि W1 over M1 इजिकल टू W2 over M2। एक का वेट, एक का मोलर मास, दूसरे का वेट, दूसरे का मोलर मास, इस तरीके से एक नॉन है एक अननोन है, अननोन का मोलर मास आप यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। नोट कर लिया हो तो फिर एक पेज नंबर देख लेते हैं। पेज नंबर 126 पर क्वेश्चन नंबर 42 देखिए जरा। पेज 126 क्वेश्चन 42।
Osmotic pressure of a solution containing 0.6 gram of urea and 3.42 gram sugar in 100 ml of solution at 27 degree centigrade. क्या फॉर्मूला यूज करेंगे भाई? दो कंपोनेंट है, तो देखो यहां पर हम कहते हैं कि जो पाई टोटल होगा वो पाई 1 प्लस पाई 2 के इक्वल होगा। अब पाई 1 होगा W1 ओवर M1 RT ओवर V, ये हो जाएगा W2 ओवर M2 RT ओवर V। क्योंकि सॉल्यूशन एक ही है तो उसके अंदर RT ओवर V का तो कॉमन फैक्टर आ गया, मतलब W1 ओवर M1 प्लस W2 ओवर M2 हमें देखना है। वेट ऑफ फर्स्ट कौन सा है? 0.6 ग्राम यूरिया, तो हमने लिखा 0.6 डिवाइडेड बाय यूरिया होता है 60। दूसरा है 3.42 ग्राम ऑफ शुगर, 3.42 डिवाइडेड बाय 342, 0.0821। टेम्परेचर गिवन है 27, तो 300 केल्विन हो गया, और वॉल्यूम 100 ml तो 0.1 लीटर हो गया। इसको सॉल्व करके पाई टोटल निकालो, देखो कितना आ रहा है। चाहे जितना भी बुरा हो याद ना, माय ब्यूटीफुल सर्वेंट डेंजरस मास्टर, स्माइल प्रीटीएस्ट थिंग जो आप लेकर चलते हैं, कुछ शब्द और उनके गहरे मतलब। फादर, वो बैंक अकाउंट जो आपसे एक पैसा जमा कराने को नहीं कहता पर आप वहां से कभी भी पैसे निकाल सकते हैं। मदर जो आपको हमेशा बेस्ट देखती है, पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो पर वो आपके साथ खड़ी रहेगी चाहे आप कैसे भी हो। सिस्टर, परछाई आपकी माँ की जो आपको एक एक इंच तक जानती है और अपने दिल की सारी बातें शेयर कर सकते हैं। ब्रदर, वो इंसान जो आपके लिए हमेशा खड़ा है और आपके गिरने पर आपको ऑन सॉल्विंग दिस कितना लिखोगे भाई? 4.92। आपने लिखा 4.92 पाई टोटल। पेज नंबर 117 पर क्वेश्चन नंबर 15 है। पेज नंबर 117 पर क्वेश्चन नंबर 15। देखो कहा ऑस्मोटिक प्रेशर 10 ग्राम ग्लूकोज, यूरिया और सुक्रोज P1, P2, P3 250 ml वाटर में डिसॉल्व किया, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा? अब एक चीज समझना, यहाँ देखो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है WB ओवर MB RT ओवर V। मैंने यहाँ लिखा WB ओवर MB RT ओवर V। अगर बाकी सभी कंपोनेंट कांस्टेंट रह जाए, क्योंकि सब में 10 ग्राम है, टेम्परेचर वॉल्यूम सब सेम है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर और मोलर मास के बीच में रिलेशन कैसा आ रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। वैसे चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर यही रिलेशन है। कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस सॉल्यूट के मोलर मास के।
चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लें, चाहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लें, चाहे ऑस्मोटिक प्रेशर, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में मोलर मास के साथ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। अब मोलर मास सबसे ज्यादा किसका? सुक्रोज। सुक्रोज का सबसे ज्यादा तो पीसी सबसे कम। उससे कम किसका है? ग्लूकोज का 180। और उसके बाद यूरिया। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। A2, P1, P3, P2, P1, P3। तो इस क्वेश्चन से हमें ये समझ में आया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो मोलर मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। चाहे तो आप इस वाले फॉर्मूले में भी देख लो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा टीएफ मोलर मास के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। चाहे आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाले में देखो, या भी मोलर मास का डेल्टा टीबी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन दिख रहा है। हाँ तो ये सभी बन गई। मोलर मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अरे बार बार आए पानी पिएगा? रो होता है। होगा क्या? गिलास गिलास दे पीऊंगा। यस सर। इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते वक्त हमने 3 अजम्पशंस लिए थे। बताओ क्या अजम्पशंस थे तीनों? अजम्पशन नंबर 1 क्या था? हमने कहा था क्राउड फर्स्ट को ओबे कर रहे हैं। सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, केवल सॉल्वेंट ही वोलेटाइल है। दैट इज अजम्पशन नंबर 1। अजम्पशन नंबर 2, सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब डिसॉल्व करने के बाद उसमें ना तो डिसोसिएशन हो रहा है ना एसोसिएशन हो रहा है, और सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट है। तो ये जो पॉइंट नंबर 2 था उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। अभी नॉन इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल क्या है? ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, 3, 4, 5 एग्जांपल हो जाएंगे। इसके मतलब बाकी क्वेश्चन तो कर ही नहीं पाओगे ना, ये गिने चुने 3, 4 एग्जांपल ही यूज करते रहेंगे। अब अगर सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है, तो क्या हम उन चारों फॉर्मूलों को जो अभी हमने यहाँ पर लिखे वो यूज कर पाएंगे? नहीं। और अगर यूज करते हैं तो जो मोलर मास की कैलकुलेशन होगी, क्योंकि चारों का पर्पस था हम लोग मोलर मास कितना वो पता करें, तो जो मोलर मास की कैलकुलेशन होगी उससे जो हमें मोलर मास मिलेगा वो क्या मिलेगा? एबनॉर्मल मोलर मास मिलेगा। जितना हम एक्स्ट्रा करते हैं उससे डिफरेंट मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि अगर सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तब तक तो हमारे पास ये चारों ऑप्शन खुले हुए हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू मोलर मास निकाल लो। लेकिन अगर बाई चांस डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है तो जो हम मोलर मास हमें मिलेगा वो एक्सपेक्टेड मोलर मास से डिफरेंट होगा। डिसोसिएशन जैसे मान लो मैंने लिया KCl, मैं तो सोच के चल रहा हूं कि मैंने 1 मोल KCl डाला सॉल्यूशन में, लेकिन ये K+ अलग हो गया, Cl- अलग हो गया। नाउ नंबर ऑफ पार्टिकल बिकम्स 2 मोल। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो मतलब ये है कि नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड कर रही है।
अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ पार्टिकल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1 मोल, बन गए 2 मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल डबल हो गए, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। हमने लिया K2SO4, ये 2K प्लस और एक सल्फेट आयन। हम तो सोच रहे थे कि हमने इसमें 1 मोल सोल्यूट लिया, लेकिन ये टोटल कितने बन गए, 3 मोल बन गए। इसका मतलब जितना है मोल्स हम ले रहे हैं उससे नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो रहे हैं। एसोसिएशन में इसका रिवर्स हो रहा है। अब देखो ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। एसिटिक एसिड, अगर एसिटिक एसिड लिखा हुआ है और सॉल्वेंट पोलर है, पोलर सॉल्वेंट, तब तो यहाँ पर होता है डिसोसिएशन। ये एसिटेट आयन और H+ आयन के अंदर डिसोसिएट होकर के 1 मोल से 2 मोल वाली कंडीशन बनती है। लेकिन अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट हो, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में 2 मोल एसिटिक एसिड एसोसिएट होकर के डाइमर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसका डाइमराइजेशन हो जाता है। देखो डाइमर को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया कि CH3COOH और दूसरा ये CH3COOH, इनके बीच में यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया और ये एसोसिएशन हो करके 2 मोल्स बिकम्स 1 मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर कम हो जाएंगे। तो सारा खेल तो नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे या तो ज्यादा और है या फिर कम। तो उस केस में मुझे जो मोलर मास मिलेगा वो एब्नॉर्मल मोलर मास मिलेगा। इसका मतलब चारों फॉर्मूले जो अभी तक हमने लिखे हैं वो केवल नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही वैलिड हैं। लेकिन अगर मुझे इसमें इलेक्ट्रोलाइट को भी यूज करना है तो इसमें करेक्शन करना पड़ेगा, और वो करेक्शन क्या कहलाता है, वहां का फैक्टर I कहलाता है। तो अगर वो करेक्शन इंट्रोड्यूस कर दें तो करेक्शन करने के बाद जो फॉर्मूले बनेंगे वो इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी वैलिड हो जाएंगे। तो पहले हम कहते हैं वांट ऑफ फैक्टर I। अब ये वांट ऑफ फैक्टर I क्या है? एक्चुअली हम कहते हैं कि जितने मोल्स हमने शुरू में लिए बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, और डिसोसिएट होने या एसोसिएट होने के बाद कितने मोल्स हो गए, दोनों का अगर रेशियो ले लो तो वही वांट ऑफ फैक्टर I कहलाता है। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, वांट ऑफ फैक्टर I क्या है, तो मैंने लिखा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के कितने मोल्स हो गए आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन।
डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद टोटल सोल्यूट के कितने मोल्स हो गए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। डिसोसिएट या एसोसिएट होने से पहले कितने नंबर ऑफ मोल्स थे और बाद में कितने नंबर ऑफ मोल्स हो गए, इन दोनों का रेशियो आप ले लें तो वही वांट ऑफ फैक्टर आई कहलाता है। अब इसको अगर दूसरे तरीके से लिखा जाए तो डिसोसिएट होने के बाद जो मुझे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मिलेगी वो मुझे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मिलेगी, क्योंकि वास्तव में तो डिसोसिएट हो गए थे। तो मैंने लिखा एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और बिना डिसोसिएशन के हम लोग थ्योरेटिकली मान रहे हैं कि हमने जो जितना मिलना चाहिए था वो थ्योरेटिकल शुरू में जितने 1 मोल या तो 1 मोल के हिसाब से जितना मिलना चाहिए था, तो ये बन जाएगा थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो है वही वांट ऑफ फैक्टर आई है। अब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इसको मैं इस तरीके से लिखूं, डेल्टा, अच्छा वेपर प्रेशर के लिए रेडी लॉरिंग वेपर प्रेशर को डेल्टा पी लिख देता हूं। एक्सपेरिमेंटल हम ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंटली हम ऑब्जर्व करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को, थ्योरेटिकली भी कैलकुलेट। तो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रेशियो भी एक्सपेरिमेंटली भी ऑब्जर्व एंड थ्योरेटिकली भी कैलकुलेट, तो ये हो जाएगा डेल्टा पी ऑब्जर्व ओवर डेल्टा पी कैलकुलेटेड, या डेल्टा टी बी ऑब्जर्व ओवर डेल्टा टी बी कैलकुलेटेड, डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व ओवर डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड, या ऑस्मोटिक प्रेशर ऑब्जर्व्ड ओवर ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेटेड। चारों एक ही चीज है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड करें। और अभी हमने देखा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मास से। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, वांट ऑफ फैक्टर आई क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेटेड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व। तो मोलर मास के लिए हम कैलकुलेटेड ओवर ऑब्जर्व कर लेते हैं और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए ऑब्जर्व ओवर कैलकुलेटेड कर लेते हैं। अब इस वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू को आप इंट्रोड्यूस करते चारों उन फॉर्मूलों के अंदर, तो अब जो फॉर्मूला बन जाएगा वो वैलिड होगा, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो मैंने लिखा फर्स्ट PA नॉट माइनस PS ओवर PA नॉट, WB ओवर MB MA ओवर WA। पहले तो मैं नॉर्मल फॉर्मूला लिख लेता हूं चारों। दूसरा था डेल्टा TB इक्वल टू
kb wb 1000 mb wa delta tf equals to kf wb 1000 mb wa, and fourth one, osmotic pressure is equal to wb over mb rt over b। अभी ये चारों फॉर्मूले आपके पास इस तरीके से दिख रहे हैं। अब अगर इन सब में हम इंट्रोड्यूस कर दे वांट ऑफ फैक्टर आई, यहां पर अगर आई और इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो अब जो फॉर्मूला है वो सब में इंट्रोड्यूस कर देते हैं आई को। अब ये फॉर्मूला आप सभी केसेस के अंदर एप्लीकेबल कर सकते हैं, चाहे वो डिसोसिएशन है, चाहे वो एसोसिएशन है, चाहे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये फॉर्मूले डिसोसिएशन, एसोसिएशन या इलेक्ट्रोलाइट कोई भी केसेस हो, सबके लिए वैलिड हो गए। आई की वैल्यू कितनी आ रही है उससे भी थोड़ा हिंट लग जाता है डिसोसिएशन या एसोसिएशन के लिए। अगर हम देखते हैं कि मेरे पास आई की वैल्यू मोर देन 1 हो तो मैं कहता हूं वहां पर डिसोसिएशन हो रहा है। आई की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है तो वहां पर एसोसिएशन हो रहा है, और आई की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो ना तो डिसोसिएशन हो रहा है ना एसोसिएशन हो रहा है। तो यहां पर डिसोसिएशन या एसोसिएशन ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मतलब वो कैसा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो आई की वैल्यू से भी कुछ हिंट आपको यहाँ पर डिसोसिएशन, एसोसिएशन या नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए लग सकता है। यहां तक का पॉइंट समझ में आया आपको? अब देखो, नोट कर लिया हो तो मैं डिसोसिएशन एसोसिएशन का एग्जांपल लेकर के थोड़ा डिस्कशन कर लूं। जैसे मैंने यहां पर लिखा एसोसिएशन, एक तरफ जनरल फॉर्म में लेता हूं, एक बार स्पेसिफिकली हम एसिडिक एसिड लेके कर लेंगे। जनरल फॉर्म में लिखा कि भाई n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A एसोसिएट होकर के बन गए AN। मतलब शुरू में 1 था और जब ये आया तो 1 माइनस अल्फा हुआ तो ये अल्फा बाई n हो गया। 1 माइनस अल्फा पे बन गया अल्फा बाई n। अब हम कहते हैं कि टोटल मोल्स, आई क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन। तो हम कहते हैं 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन। और बिफोर एसोसिएशन हम कितना मान रहे थे,
पर यहाँ पर ये वन माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई एन, और शुरू में नंबर ऑफ मोल्स हो गए थे 1, ये वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू यहाँ पर आ गई। यहाँ पर जो अल्फा है उसको हम क्या कहते हैं, देखो यहाँ पर हम कहते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन, मतलब कितने मोल्स एसोसिएट हुए और शुरू में हमने कितने मोल्स लिए थे। अच्छा, अब इस एग्जांपल को मैं एसिडिक एसिड के लिए लेता हूं कि CH3COOH के 2 मोल्स थे और ये हो गए CH3COOH होल ट्वाइस। अब शुरू में मैंने इसका 1 मोल लिया 0, तो 1 में से अल्फा गया तो ये अल्फा बाई क्या हो जाएगा 2, एन की वैल्यू कितनी है 2। अब अगर मैं यहाँ पर टोटल करता हूँ आई की वैल्यू, तो 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई 2, पर शुरू में 1 था, तो 1 में से एल्फा और ये एल्फा बाई 2, तो क्या बचेगा 1 माइनस एल्फा बाई 2। तो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 आ रही है ना, 1 माइनस एल्फा बाई 2, 1 में से एल्फा बाई 2 चला जाएगा, तो 1 में से अल्फा बाई 2 चला गया, तो 1 आई की वैल्यू क्या हो गई लेस देन 1, और हमने क्या कर दिया एसोसिएशन। तो ये एसोसिएशन वाला केस समझ में आया आपको। यस सर। ओके, अब मैंने सिमिलर पैटर्न पर नोट कर लिया, इसको थोड़ा शिफ्ट कर दूं ऊपर। सिमिलर पैटर्न पर मैंने यहाँ पर लिखा डिसोसिएशन। अब डिसोसिएशन में क्या हो रहा है, इस तरफ लिखते हैं, डिसोसिएशन में ये एन है जो डिसोसिएट होकर के एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए में कन्वर्ट हो रहा है। शुरू में 1 मोल लिया था तो ये कुछ नहीं था, और 1 माइनस एल्फा हुआ तो ये एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्फा बन गया। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, शुरू में कितना था 1, तो ये तो हो गया वांट ऑफ फैक्टर आई। अच्छा, यहाँ पर अगर मुझे अल्फा लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, आई माइनस 1 ओवर एन माइनस 1, और अल्फा हम यहाँ कह रहे थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पर n क्या है, जितने मोल्स प्रोडक्ट साइड के अंदर हमें मिल रहे हैं ये रहे, और एसोसिएशन में n क्या था, जितने मोल्स रिएक्टेंट साइड में आपने लिए थे वो n था। अब अगर इस केस को मैं डिसोसिएशन के लिए एसिडिक एसिड के एग्जांपल से कोरिलेट करूं, तो देखो CH3COH एसिटेट आयन H+ आयन के अंदर हमने लिखा 1 मोल, अभी कुछ नहीं बना, 1 माइनस एल्फा, तो ये अल्फा अल्फा बन गया। टोटल मोल्स कितने हो गए
1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा प्लस एल्फा, 1 प्लस एल्फा। तो देखो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस एल्फा अपॉन 1। आई की वैल्यू शुरू में अभी है 1 प्लस एल्फा और शुरू में लिए थे 1, तो आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है। 1 प्लस 1 में अल्फा ऐड हो रहा है और आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है, 1 में अल्फा ऐड हो रहा है, तो हम क्या कह रहे हैं, डिसोसिएशन हो रहा है। तो डिसोसिएशन में केस में आई की वैल्यू मोर देन 1 आ रही है, एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है। और अगर आई 1 है तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। अब देखो ये कंसेप्ट तो हमने पढ़ लिए, लेकिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का थोड़ा सा अलग पैटर्न है और अच्छा इंटरेस्टिंग पैटर्न है, सिंपल पैटर्न है। क्वेश्चंस के अंदर ये नोट कर लिया तो पेज चेंज कर दूं। क्वेश्चन में कॉमन सा पैटर्न है, जरा पैटर्न समझते हैं। मेरे पास 4 ऑप्शन लिखे हैं, ऑप्शन 1 2 3 4। यहाँ लिखा 0.1 मोलर ग्लूकोज, 0.1 मोलर NaCl, 0.1 मोलर CaCl2, 0.1 मोलर BH3PO4/5। ये 4 ऑप्शन दे दिए। ऑप्शन वही है, क्वेश्चन ऊपर से चेंज होता जा रहा है। अब क्वेश्चन में कहा कि भाई इन चारों में या तो पूछे कि भाई मैक्सिमम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, चाहे मैक्सिमम एलिवेशन पूछ लिया जाए इन बॉइलिंग पॉइंट, या मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या मैक्सिमम रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, या ऑस्मोटिक प्रेशर। कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैक्सिमम पूछी तो नंबर ऑफ पार्टिकल जिसमें ज्यादा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा। तो बताओ फर्स्ट वाले में हम क्या कंसीडर करेंगे। तो देखो आपको कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान देना, ये जो कंसंट्रेशन यहाँ लिखी है मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल है, आपको यहाँ पर चेक करना चाहिए था 0.1 into 1, यहाँ लिखना चाहिए था 0.1 into नंबर ऑफ पार्टिकल 2, यहाँ पर 0.1 into 3 और यहाँ पर 0.1 into 5। हाँ, अब बाई चांस चारों में 0.1 सेम है तो आप केवल ग्लूकोज के लिए 1, NaCl के लिए 2 और 3 और 5 लेकर भी कैलकुलेट करते तब भी आपका आंसर आ जाता। लेकिन आपको यहाँ पर कंसंट्रेशन इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल, कंसंट्रेशन इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल का पैटर्न पकड़ के रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में कंसंट्रेशन डिफरेंट हो तो उस समय गलती क्या हो जाती है, हम केवल नंबर ऑफ पार्टिकल की तरफ देखते हैं, कंसंट्रेशन की तरफ ध्यान मिस हो जाता है। अब यहाँ पर मैक्सिमम पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा 4। पूछा मिनिमम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिनमें से कोई भी पूछ ली, मिनिमम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछ लिया तो फर्स्ट। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर ध्यान देना। अगर पूछा मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा तो देखो डिप्रेशन नहीं पूछा है, डिप्रेशन सबसे ज्यादा किसका, 4th का।
तो जिसका मिनिमम डिप्रेशन होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और पूछा मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, तो फ्रीजिंग पॉइंट वाले केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जगह अगर वो फ्रीजिंग पॉइंट पूछता है तो जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कम उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम। तो आपको केवल फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, उस चीज पर आपको ध्यान देना होगा। अदरवाइज कैलकुलेशन सिंपल होती है, आप बड़ी इजीली उसको पहचान जाते हैं। चलिए आ जाइए पेज नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 9। पेज नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में ध्यान से समझना कि पूछा क्या गया है। देखो आंसर क्या आ रहा वो अलग चीज है, लेकिन कैसे सॉल्व करना वो समझना। इसमें पूछा मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट, इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे कम हमें चाहिए, ठीक है, पार्टिकल कम। अब जरा बताओ फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या कैलकुलेशन आप ले रहे हो, 0.01 इंटू 2, सेकेंड में आप ले रहे हो 0.005 इंटू 1, थर्ड में 0.005 इंटू 3 और फोर्थ में 0.01 इंटू 2। अब चारों में कैलकुलेट करके देख लो किसमें सबसे कम वैल्यू आ रही है। जिसमें सबसे कम वैल्यू आएगी वो आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्लियर है? अच्छा, अब आप आ जाइए पेज नंबर 121, क्वेश्चन 35। पेज नंबर 121, क्वेश्चन 35। Which of the following salt has same value of Montauk factor as that of K3FeCN6? तो बताओ K3FeCN6 में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए? 4 पार्टिकल। तो 4 पार्टिकल वाला कॉम्बिनेशन किसमें आपको दिख रहा है? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है। सर हाँ भाई, एक बार समझा दीजिए, वाला मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई बात नहीं बात है, अभी समझा देते हैं। देखो यहाँ पर 35 में पूछा है कि क्वांटम फैक्टर आई की सेम वैल्यू किसमें होगी जितनी वैल्यू K3FeCN6 में है। तो जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे आपको दिया हुआ है, लिखा K3FeCN6, जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ब्रैकेट के बाहर जो होता है वो आयनाइज हो जाता है, तो 3K+ हो गए और एक FeCN6 3- हो गया। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए? 4। अब बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल 4 किसके अंदर है?
सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अब जरा एक बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है, इससे जस्ट ऊपर वाला 34 क्वेश्चन देखो जरा। अभी 35 किया ना आपने, इससे जस्ट ऊपर जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। वन इंटू 10⁻³ मोलर डेल्टा टीएफ की वैल्यू दे रखा है, केएफ की वैल्यू दे रखा है, कंपाउंड कौन सा होगा? तो देखो पहले तो मैं लिख रहा हूं कि नहीं, मैं लिख रहा हूं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ कितना दे रखा है? 0.0054 आई फाइंड आउट करना है। केएफ दे रखा है 1.86 और ये दे रखा है 1 इंटू 10⁻³ जरा सॉल्व करके आई की वैल्यू बताओ नियरली कितनी आ रही है? सर 3 आ रही है। आई की वैल्यू आ रही है 3। अब 3 पार्टिकल्स किसमें है ये पूछा है। अच्छा बताओ ऑप्शन नंबर 1 में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने बताओगे आप? 5। सेकेंड वाले ऑप्शन में कितने पार्टिकल्स बताएंगे आप? 4। थर्ड वाले पार्टिकल में 3। और फोर्थ वाले ऑप्शन में 2। तो अगर हमारी आई की वैल्यू 3 आ रही है तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? थर्ड। थर्ड हो जाएगा। किस तरीके से सॉल्व किया समझ में आया आपको? यस सर। एक बार दोबारा बताना चाहिए। दोबारा सुनो, उसमें क्या दिक्कत है। अभी ये ऊपर जो बोर्ड पे इस पे लिखा हुआ है K3FeCN6 कैसे ब्रेक कर रहे हैं, उसको पार्टिकल कैसे बन रहे हैं वो आता है भाई। 3 K प्लस आ गए, एक FeCN6 माइनस आ गया, टोटल 3 + 1 4 हो गया। तो अभी पहले मैंने डेल्टा TF I इंटू KF इंटू M ये फॉर्मूला लिखा। इसमें डेल्टा TF जो गिवन है वो लिख दिया, यहाँ पर KF लिख दिया, M लिख दिया और इसको सॉल्व करके I की वैल्यू निकाली 3। अब ये पूछ रहा चारों ऑप्शन में I की वैल्यू 3 मतलब 3 पार्टिकल किस में मिलेंगे? तो बताओ फर्स्ट वाले ऑप्शन में कितने पार्टिकल मिल रहे हैं? अरे भाई जिसने क्वेश्चन पूछा वो बताओ फर्स्ट वाले ऑप्शन में कितने पार्टिकल मिल रहे हैं? तो ब्रैकेट के बाहर 4 क्लोरीन है, एक ब्रैकेट के अंदर वाला पूरा स्पीसीज, तो 4 + 1 5 पार्टिकल हो गए। थर्ड ऑप्शन में देखो बाहर 2 है, एक पूरा कॉम्प्लेक्स हो गया तो टोटल 3 पार्टिकल्स हो गए। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। पार्टिकल कैसे निकाल रहे हैं समझ में आया आपको? समझ में आया भाई? यस सर। नहीं, जिसने पूछा वो वापस डिस्कनेक्ट हो गए क्या? चलो कोई बात नहीं। पेज नंबर 123 पर क्वेश्चन 5 है, जरा देख के बताओ तो। पेज 123 पर क्वेश्चन नंबर 5। थर्ड ऑप्शन।
क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर तो थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। तो देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स K4Fe6 में कितने लिए? 4 + 1 5। और Fe4Fe6 होल थ्राइज में कितने लिए? 7। ये जो 7 अभी आपने बोला उस कंपाउंड का कॉमन नेम कुछ याद है? कौन सा कंपाउंड है? और कुछ ब्लू करके कुछ कहते हैं इसको, कौन सा ब्लू कहते हैं? रशियन। हाँ बस ये वही कंपाउंड है, पहचान गए? अच्छा, अब आप आ जाओ पेज नंबर 127 पर, क्वेश्चन नंबर 51। पेज नंबर 127, क्वेश्चन 51। देखो ये कह रहा है K4Fe6 is supposed to be 40% dissociated। 1m सोल्यूशन प्रिपेयर्ड, बॉइलिंग पॉइंट इक्वल है दूसरे एक सोल्यूशन का जिसका 20% बाय मास बाय वॉल्यूम है। अच्छा, तो देखो दोनों का एक तरफ है K4FeCN6 और दूसरी तरफ कोई कंपाउंड X है। इन दोनों का डेल्टा TB इक्वल है। इसका मतलब इसके लिए I इंटू KF इंटू M और इसके लिए I इंटू KF इंटू M, मतलब WB/MB 1000/WA दोनों बराबर है। अब K4Fe6 के लिए कहा कि अल्फा की वैल्यू 40% है। तो देखो अगर इसके अंदर K4Fe6 के लिए लो, ये है K4FeCN6, ये 4K प्लस और एक FeCN6 4 माइनस बन रहा है। तो इसमें ये 4 अल्फा, ये 1 माइनस अल्फा और ये अल्फा, टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा, 1 प्लस 4 अल्फा। अब I की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 4 अल्फा। अल्फा कितना है भाई? 0.4। तो 4 इंटू 4.4 14 कितना हो गया? 1.6 में 14 ऐड कर दिए, ये कितना हो गया? 2.6। ठीक है, इसका मतलब मैं यहाँ पर इधर लिखता हूँ, I की वैल्यू कितने लिख दिया?
2.6। देखो KF दोनों तरफ का हटा देता हूँ, इनटू M, M कितना है भाई, लिखा है इसने कैपिटल M स्मॉल m दोनों सेम है, 1 मोलर सेम है, तो इसको I की वैल्यू रख दिया 1। ठीक है, अब इस तरफ देखना, इस तरफ मेरे पास I कितना है 1, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट का। WB क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में, 20% मास बाय वॉल्यूम का मतलब 20 ग्राम आउट ऑफ 100 ग्राम, तो ये 20 ग्राम हो गया। 1000 MB हमें फाइंड आउट करना है, और 20% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब कितना हो गया, आउट ऑफ 100। अब दोनों को इक्वल कर दिया, तो मुझे जस्ट क्या फाइंड आउट करना है, तो ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट हाउ मच, 77। सॉल्व किया कि पहले ही, सॉल्व किया है सर। वेरी गुड नाराज मत हो यार, बिल्कुल सॉल्व किया, वेरी गुड। सॉल्व करके ही पता करना चाहिए, बताना चाहिए। तो सॉल्व करने पर यह आया 77। कैसे हुआ समझ में आया सब लोगों को? यस सर। यहाँ तक क्लियर है भाई सब लोगों को? यस सर। बस 1 मिनट रुकना, मैं अटेंडेंस डाउनलोड कर रहा हूँ आप लोगों की। यस सर। ओके, थैंक यू।